Hello students, this is Surya Pratap Singh and here we are to begin with the lecture number 11 of chapter 5, that is laws of motion. Okay, in the last lecture we have discussed about some problems based on Newton's second law, and here we are having some applications of Newton's second law. Okay, so the first application of Newton's second law is apparent weight in moving lift. Apparent weight in moving lift. Okay, yeah, apparent weight in a lift. Basically this is the application of Newton's second law. न्यूटन्स सेकेंड लॉ की एक एप्लीकेशन है जो आपके सिलेबस में है और आपको पढ़नी है. ठीक है, तो क्या एप्लीकेशन है, क्या है, थोड़ा समझते हैं. अगर आपने सिंपल जो आपने ऐसी चीज फील करी हो, आप जब लिफ्ट में होते हो तो लिफ्ट जब नीचे जा रही हो तो आपने वेटलेसनेस फील की हुई होती है. आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वेट है वो कम हो गया है, मतलब ऐसा पेट में ऐसा लगता है पेट में गुदगुदी जैसी कुछ हो रही है और ऐसा लगता है कि हम हल्के से महसूस होते हैं खुद को. होते हैं नहीं होते हैं? ऐसा सभी ने महसूस किया होगा, है ना. पेट में गुदगुदी गुदगुदी जैसी होती है और हम खुद को हल्का महसूस करते हैं जब हम नीचे जा रहे होते हैं, जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है, ऐसा होता है. और जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो मैं खुद को थोड़ा सा भारी महसूस करता हूँ, है ना. अगर नहीं किया है किसी ने ऐसा महसूस, तो आप जब भी लिफ्ट में जाएं तो प्लीज महसूस करना, है ना. प्लीज कोशिश करना कि आप महसूस करो. हाँ, लिफ्ट हालांकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तो आप बोल सकते हो कि उस केस में जो आपकी वेटलेसनेस है वो आपको फील नहीं होगी, है ना. पर ठीक है, चलो देखते हैं कि लिफ्ट में एपरेंट वेट क्या होता है. व्हाट इज एपरेंट वेट बेसिकली. देखो, हम जानते हैं, नॉर्मली एग्जांपल से समझाता हूँ. नॉर्मली अगर ग्राउंड पे आप कोई आदमी खड़ा होता और इस आदमी का मास होता कुछ m, तो इस आदमी का जो वेट होता वो नीचे की तरफ होता mg. होता नहीं होता? दिस इज एक्चुअल वेट ऑफ मैन. हाँ या ना. दिस इज अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, है ना. तो उस पे नीचे अर्थ ने एक mg लगाया, वही एक्चुअली वेट है कि नहीं. हाँ, ठीक है. अब अगर मैं इसी आदमी को ऐसा बोल दूं कि ये हमारा कुछ एक लिफ्ट है और एक लिफ्ट में मैंने यहाँ पे कोई वेइंग मशीन रख दी है. क्या रख दी है? वेइंग मशीन. ठीक है, ये जो वेइंग मशीन रखी है इस पे अब आदमी खड़ा है लिफ्ट में. ठीक है, अभी लिफ्ट कहीं नहीं जा रही, एकदम ऐसे कैसे खड़ी हुई है. हमने कंसिडर करी लिफ्ट जिसमें वेइंग मशीन रखी हुई है और वेइंग मशीन के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है अपना वेट नापने के लिए. किसके अंदर? लिफ्ट के अंदर एक मैन खड़ा हुआ है ऑन अ वेइंग मशीन. ऑन अ वेइंग मशीन. ठीक है भाई, ठीक है. अब लिफ्ट की बात तो चलो बाद में आएगी. नॉर्मली ग्राउंड पे खड़ा था ये. अगर आप ऐसे समझ लो कि आपने बोला कि यहाँ पे वेइंग मशीन रख देते ग्राउंड पे, और आदमी, यही जो आदमी था इसको इधर वेइंग मशीन पे खड़ा कर देते, तो वेइंग मशीन क्या नापता? जो वेइंग मशीन ने नापा, एक्चुअली वेइंग मशीन ने नॉर्मल रिएक्शन नापा. क्या नापा? नॉर्मल रिएक्शन. वेइंग मशीन क्या नापती है? नॉर्मल रिएक्शन नापती है ना. ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन. क्या चीज? नॉर्मल रिएक्शन. हाँ या ना? हाँ सर. अब वेइंग मशीन ने ये नॉर्मल रिएक्शन नापा. अब नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना? देखो, हम जानते हैं कि ये जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, सोच, आदमी जो है वो वेइंग मशीन पे कितना फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ? mg. हाँ या ना. तो वेइंग मशीन आदमी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी कि नहीं लगाएगी? n. हाँ या ना. तो वेइंग मशीन ने ये नॉर्मल रिएक्शन नापा. यानी कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि वेइंग मशीन ने क्या नापा? n इक्वल टू mg तो होगा इस केस में, क्योंकि आदमी कहीं जा तो रहा नहीं, आदमी यहीं पे है. आदमी पे नेट फोर्स क्या है?
जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो वो तभी होगा जब ये एन और एम जी बराबर हो जाए। अगर मैं वेइंग मशीन पे ऐसे खड़े हो जाऊं ग्राउंड पे, तो मेरे पे नेट फोर्स क्या होगा भाई, जीरो होगा, मैं ऐसे खड़ा हूं, है ना, नेट फोर्स जीरो है, पर मैंने वेइंग मशीन पे एक फोर्स दिया एम जी नीचे की तरफ, दिया नहीं दिया, हाँ सर दिया। और वेइंग मशीन ने मेरे को एक नॉर्मल रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ, दिया नहीं दिया, हाँ सर दिया। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी तो मैं इक्विलिब्रियम में इसी जगह पे मौजूद हूँ, हाँ कि ना, हाँ सर। तो यानी कि n इक्वल टू एम जी होता है, क्या होता है, n इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब यही चीज को इधर लाओ, ये तो चलो ग्राउंड की बात थी, कहाँ की बात थी, ये ग्राउंड की बात थी दोनों की, ये हमने ग्राउंड की बात करी, किसकी बात करी, ग्राउंड की बात करी। अगर हम यही चीज लिफ्ट में ले आए, किस में ले आए, लिफ्ट में ले आए, जिस तो होता क्या है, देखो लिफ्ट में भी ऐसे mg नीचे की तरफ लगेगा और इस पे नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा। अब हम जानते हैं कि अभी लिफ्ट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अब लिफ्ट कहीं नहीं जा रही है तो ना तो ये आदमी जा रहा ना ये वेइंग मशीन, मतलब कोई कहीं नहीं जा रहा। अगर कोई कहीं नहीं जा रहा तो ये जो भी सिस्टम है इस पे नेट फोर्स क्या है आपका, जीरो है कि नहीं, हाँ सर। नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स है क्या, कुछ भी n माइनस एम जी लिख लो या mg माइनस एन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू एम जी, ऐसे आया वो n इक्वल टू एम जी, वहां पे भी बात समझ में आई। ऐसे नेट फोर्स जीरो है ना, अगर नेट फोर्स कुछ होता तो यहाँ पे एम ए लिखते, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। सही बात है, सही बात है ना। चलो, तो n इक्वल टू एम जी आया, ये वो पहला केस था लिफ्ट का जहां पर लिफ्ट जो थी वो स्टेशनरी थी। कैसी थी, स्टेशनरी थी। कैसी लिफ्ट थी, स्टेशनरी लिफ्ट थी। तो लिफ्ट स्टेशनरी हो या आदमी मतलब ऐसे ग्राउंड पे खड़ा हो और मतलब वेइंग मशीन पे खड़ा हो, लिफ्ट के अंदर या ग्राउंड पे, तो दोनों केसेस में जो वेट नापा गया वो एक्चुअल वेट के बराबर आया, मतलब mg के बराबर आया। नाप, ये जो वेइंग मशीन है ये क्या नापती है, नॉर्मल रिएक्शन नापती है। क्या नापती है, ये नॉर्मल रिएक्शन नापती है। वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस केस में क्या मिली, mg मिली, इधर भी क्या मिली, mg मिली। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल वेट है और जो हमारा एपरेंट वेट है लिफ्ट के लिए वो बराबर है जब लिफ्ट स्टेशनरी रहेगी। अब यहां पे मैंने क्यों बराबर लिखा, क्योंकि देखो हमारा एक्चुअल वेट भी क्या होता है आदमी का, mg होता है नहीं होता, और लिफ्ट जब स्टेशनरी है तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो डब्ल्यू एक्चुअल बराबर डब्ल्यू एपरेंट, हाँ या ना, है ना। तो जो इसका एक्चुअल वेट है वही एपरेंट वेट, मतलब लिफ्ट के अंदर इसका कोई वेट चेंज नहीं होगा अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। स्टेशनरी है या फिर आप ये बोल लो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, ऐसा भी बोल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ कि ना, हाँ सर। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो भी हमारा बोल सकते हैं कि डब्ल्यू एक्चुअल बराबर डब्ल्यू एपरेंट होगा, हाँ या ना, हाँ सर। ठीक है, तो ये बेसिक लिफ्ट जब स्टेशनरी है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, लिफ्ट को मूव कराएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और देखेंगे कि जो एपरेंट वेट है, मतलब जो देखा हमने वेइंग मशीन की रीडिंग कुछ अलग आई थी, है ना, अलग आई थी, तो वो एपरेंट वेट कितना आता है वो हम निकालेंगे। यहाँ पर तो देख जो एपरेंट वेट आया, एपरेंट वेट मतलब ये क्या है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये आप बोल रहे हो एपरेंट वेट है। क्या है, एपरेंट वेट। और ये क्या है आपका एक्चुअल वेट। तो जब लिफ्ट स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, स्टेशनरी हो लिफ्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन तो जीरो है ना,
एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो n बराबर mg आएगा। हाँ सर आएगा, n बराबर mg आएगा तो यानी कि एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, है ना। पॉज करो और उतार लो। चलो पॉज करके लिख लो जल्दी। ओके अब मैं दूसरा केस लेता हूं कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। केस 2 लेता हूं, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। देख कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो कोई फर्क आएगा नहीं, एक्सेलरेशन आना चाहिए तो ही मैं बोलूंगा कि हमारा एपरेंट और एक्चुअल वेट बदल सकता है। तो इसलिए देखते हैं कितना बदलता है, क्या होता है ना। तो लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है इस बार, तो लिफ्ट ली, लिफ्ट में वेइंग मशीन रखी हुई है ना। वेइंग मशीन के ऊपर वही आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस बार लिफ्ट ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही ए एक्सेलरेशन से, ठीक। अच्छा अब आदमी पे तुम एक काम करो, सारे फोर्सेस बनाओ, ठीक है। आदमी पे क्या करो, सारे फोर्सेस बनाओ। देखो ये आपका आदमी है, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है। आदमी को मैंने एक पॉइंट मान लिया, दिस इज मैन, ठीक है। मैन एफबीडी, मैन का एफबीडी बना रहे हैं। तो आदमी को पॉइंट मान लिया, आदमी पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा mg, ठीक। आदमी पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आदमी पर एक और फोर्स लग रहा है, सोचो कौन सा। ये दोनों तो लग ही रहे हैं, आदमी पे लग रहा है नहीं लग रहा है। सोच लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या आदमी भी ऊपर जा रहा है ना लिफ्ट के साथ में। यार लिफ्ट के साथ में आप भी तो ऊपर जाते हो, हाँ या ना। हाँ सर, तो आदमी का एक्सेलरेशन भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ आदमी का एक्सेलरेशन भी ए होगा। अगर मैं इसका मास m मान लेता हूं तो इस पे एक और फोर्स लग रहा जो ऊपर की तरफ लग रहा, जो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर की तरफ कितना लग रहा, F बराबर ma, और यही इसका नेट फोर्स है। क्योंकि नेट तो वही है, बाकी सारे तो इंटरनल फोर्सेस है। ऊपर से देखा जाए, ऊपर से तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, जा रही नहीं जा रही, तो वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है ये, हाँ या ना। हाँ सर, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आप ये बोल सकते हो कि इसको ऐसे करो, बॉक्स बना लो तो ज्यादा बेटर दिखेगा। यहाँ भाई दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रहे और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका एफ नेट है, तो आप लिखोगे एफ नेट बराबर एम ए, हाँ की ना। और एफ नेट क्या होगा, सोचिए ऊपर की तरफ जा रही है तो ये n माइनस एम जी लिखा जाएगा। एफ नेट इज n माइनस एम जी एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। आदमी पे तो यही दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, हाँ या ना। यानी हम बोल सकते हैं आदमी का नॉर्मल रिएक्शन में से mg घटा दो तो आदमी पे ये फोर्स मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ सर। तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। यहां से n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, mg प्लस एम ए, यानी m ऑफ g प्लस ए। यानी कि अगर आप देखो नॉर्मल रिएक्शन नापता है ना वेइंग मशीन, तो ये अब एपरेंट वेट है जब लिफ्ट ऊपर जा रही, हाँ है ना। और एपरेंट वेट देख एक्चुअल वेट के बराबर आया या कुछ और आया, कुछ और आया, mg नहीं आया इस बार कुछ और आया। तो मेक इट क्लियर कि जब n बराबर mg आ जाए तो हम बोलेंगे एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट हो गया, पर
एन बराबर एम जी नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, यानी इस बार एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से बराबर नहीं है। इस केस में अगर आप देखो तो जो एपरेंट वेट है आपका वो एक्चुअल वेट से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार खुद से देख लो कि एक्चुअल वेट कितना होता है, एम जी, और एपरेंट वेट इधर कितना आया है, एम जी प्लस ए, तो ज्यादा आया है नहीं आया? आया है ना, ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, एपरेंट वेट एम जी प्लस ए, और जो ज्यादा हो जाता है, यानी कि हम लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं या फिर हम जब कोई भी झूला झूल रहे होते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमको भारीपन महसूस होता है खुद की बॉडी में। क्या महसूस होता है, भारीपन। बात समझ में आई? तो लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, उसका केस था ये। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है? पॉज करो और उतार लो। ठीक है, चलो अब हम बोलेंगे लिफ्ट को मूव कराएंगे नीचे की तरफ। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड इस बार। डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट को डाउनवर्ड मूव करा दिया। अब लिफ्ट को जब डाउनवर्ड मूव कराओगे तो देखो फिर से एफबीडी बनाओ, तो फिर से एफबीडी बनाओगे तो देखो इस बार फिर एम जी नीचे आएगा, हाँ आएगा, एन ऊपर आएगा, हाँ आएगा, पर इस बार ये एम ए नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि इस पे, इस बॉडी पे नहीं लग रहा, इस बॉडी का नेट फोर्स एक्सेलरेशन इधर है, हाँ या ना? नेट एक्सेलरेशन इधर है। तो मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर केस में आप फिर से जब एफ नेट बराबर एम ए लिखोगे, एफ नेट बराबर एम इंटू ए, एफ नेट कितना होगा इस बार? सोच, नीचे जा रही है बॉडी, यानी एम जी बड़ा होगा, तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो एन निकालना है हमें, तो एपरेंट वेट, तो एन निकालो। देखो एन को उधर ले जाओ, बाकी चीज को इधर भेज दो, ऐसे कर लो एन को उधर ले गए, बाकी को इधर भेज दिया, तो देखो एम जी माइनस ए आया, आया कि नहीं आया? एम जी माइनस एम ए आया, एम कॉमन ले लो तो एम जी माइनस ए आया। यानी कि इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है आपका, या नॉर्मल रिएक्शन कह लो या क्या कह लो, एपरेंट वेट कह लो। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही होगी तो एपरेंट वेट आपका कम हो जाता है, देखो दिख रहा है कम होते हुए, है ना? mg से कम है कि नहीं? तो mg से कम हो गया, यानी कि हम ये कंडीशन बोल सकते हैं इसके लिए कि जो हमारा एपरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट से कम होता है इस केस में। बात समझ आई? इसलिए जब हम लिफ्ट में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, लिफ्ट में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो हमको हल्का हल्का महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? हल्कापन महसूस होता है। या झूला झूल रहे होते हैं तो जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो पेट में गुदगुदी और हल्कापन महसूस होता है। उसका रीजन ये है भाई साहब कि आप पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होती है उस पर्टिकुलर सरफेस की वजह से जहाँ पे आप बैठे हुए होते हो, है ना? जैसे वो आदमी लिफ्ट में वेइंग मशीन पे खड़ा था, है ना? अब लिफ्ट तो मोशन कर रही थी तो वेइंग मशीन भी मोशन कर रही थी। वेइंग मशीन मोशन, आदमी का भी मोशन हो रहा था, सबका मोशन हो रहा था। अब सबका मोशन हो रहा था तो जो सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया आदमी पे वही वेइंग मशीन ने मेजर किया, है ना? यानी कि अगर नॉर्मल रिएक्शन नीचे जाने के टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो घट रहा है, ऊपर जाने के टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन ही हमारा एपरेंट वेट है, ऐसा समझो। नॉर्मल रिएक्शन ही हमारा क्या है, एपरेंट वेट है। जब हम झूला झूल रहे हो, लिफ्ट में हो, या कोई भी ऐसी चीज जो ऊपर और नीचे खेल खेल रही हो, कोई भी ऐसी चीज जो ऊपर और नीचे का खेल खेल रही हो, जिस सरफेस पे हम हैं वो सरफेस हमारा नॉर्मल, जो सरफेस हम पे हम हैं वो सरफेस हम पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है
वो बदल देता है, वो बदलता रहता है। अगर वो चीज ऊपर मूव कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, और चीज नीचे मूव कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन घट जाता है। नॉर्मली जब वो रेस्ट पे या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी होता है उसके कंपैरिजन में, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर घट जाता है तो आप बोल सकते हो कि हमें हल्कापन महसूस होता है, यानी कि जब हम नीचे की तरफ आ रहे होते हैं झूला झूलते हुए तो जो सरफेस हम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है वो घट जाता होगा, इसलिए हमें हल्का महसूस होता है। तो इस तरीके से चीजें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। बात समझ में आई? मैं जो भी बहुत तेज तेज बोला उसको आप 2-3 बार सुन लेना, आपको बात क्लियर कट समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। पॉज करो और लिख लो। ठीक है, चलो। अच्छा, दोनों केसेस में एपरेंट वेट तो बता दोगे आप। एक केस में आया एम जी प्लस है और एक में आया एम जी माइनस है। ऊपर जाते वक्त एम जी प्लस है, नीचे जाते वक्त एम जी माइनस है। सही बात है, सही बात है। अगर आपसे एपरेंट मास पूछ ले तो एपरेंट मास क्या होगा? एपरेंट वेट जो भी आया है अपॉन जी, हाँ की ना। नोट करके लिखना हो लिख लें इसको भी। मास, एपरेंट मास पूछा जाए तो एपरेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा? एपरेंट वेट अपॉन जी, क्योंकि वेट होता क्या है? एम जी। तो एम निकालना है तो वेट को जी से डिवाइड कर दो, और एपरेंट वेट एम निकालना है तो एपरेंट वेट को जी से डिवाइड कर दो। सही बात है, सही बात है। लिख लो इसको, चलो लिखो लिखो। ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब दो स्पेशल केसेस, ये जो डाउनवर्ड मोशन हो रहा था ना, मैंने अभी तीसरा मोशन पढ़ाया डाउनवर्ड मोशन, इसके दो स्पेशल केसेस पढ़ाए जाते हैं। कैसे केसेस? दो स्पेशल केसेस, टू स्पेशल केसेस। क्या है ये स्पेशल केसेस? देखो सुनो, वही आदमी, वही वेइंग मशीन, है ना। आदमी का मास m, आदमी पे नीचे लग रहा mg, वेइंग मशीन आदमी पे लगा रही ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a, ठीक है। हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस केस में कितनी आती है? m g माइनस a। अब इसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड उसने दो कंडीशन बनाई। पहली, नंबर 1, कि ये लिफ्ट अगर नीचे जा रही हो a एक्सेलरेशन से तो a की वैल्यू g के बराबर हो जाए, a की वैल्यू g के बराबर हो जाए, यानी फ्री फॉल हो जाए। क्या हो जाए? फ्री फॉल हो जाए। क्या हो जाए? फ्री फॉल हो जाए। अरे सोच, ये एक्सेलरेशन जैसे अगर ये चीज है, इसको मैंने फ्री फॉल कराया ना, ये छोड़ दिया तो जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ना। ऐसे ही लिफ्ट को, वो जो तुमने लिफ्ट के तार वगैरह रहते हैं वो सब टूट जाए, सपोज करो, कई बार ऐसा होता है कि लिफ्ट के तार टूट गए और लिफ्ट ऐसे फ्री फॉल हो जाए। तो जब लिफ्ट फ्री फॉल हो जाए उस केस में ये एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। लॉजिकल सी बात है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। सही बात है। अब ये एक्सेलरेशन जी के बराबर अगर हो जाएगा तो लॉजिकल सी बात है कि इधर से आप अगर देखो तो जो एपरेंट वेट है आपका, एन इज व्हाट बेसिकली एपरेंट वेट। चीजें क्लियर होनी चाहिए, एकदम कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। एन इज व्हाट? एपरेंट वेट। हाँ कि ना? अरे नॉर्मल रिएक्शन ही तो एपरेंट वेट है। हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आया वो आपका आया एम जी माइनस जी। हाँ कि ना? हाँ। क्यों जी माइनस जी? अरे एक्सेलरेशन की वैल्यू जी हो गई ना, देखो। हाँ, तो जी माइनस जी यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 आया यानी एपरेंट वेट 0 आया। हाँ कि ना? हाँ सर। अगर एपरेंट वेट 0 आया मतलब लिफ्ट जब फ्री फॉल कर रही होगी नीचे की तरफ, उस समय जो आदमी अंदर बैठा होगा उसका वेट उसको 0 फील होगा।
कितना फील होगा, 0 फील होगा। और ये प्रॉपर्टी जब कोई व्यक्ति या कोई ऐसी बॉडी जिसका अच्छा खासा मास है या अच्छा खासा वेट है और फिर भी उसका वेट जो एपरेंट वेट है वो 0 हो जाता है अंडर द फ्री फॉल, इस प्रॉपर्टी को या इस कंडीशन को आप बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। बात समझ में आई? तो आपसे वेटलेसनेस डिफाइन करवा सकता है वो। व्हाट इज वेटलेसनेस? जब व्हेन अ man's apparent weight becomes 0 under the free fall, this condition is known as weightlessness। बोलो, बोल सकते हैं? हाँ सर, बोल सकते हैं, है ना? ठीक है। सेकेंड कंडीशन, 2 स्पेशल केसेस पढ़े ना, ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस था एक्सेलरेशन g हो जाए अगर फ्री फॉल हो जाए, ठीक। सेकेंड केस ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन g हो जाए। क्या हो जाए? ग्रेटर देन जी। अब सोच के देख, ग्रेटर देन जी अगर एक्सेलरेशन हो जाएगा, कोई ले लेते हैं, चलो हम जानते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जांपल, नॉर्मल रिएक्शन बराबर एम जी माइनस ए। जी की वैल्यू हम जानते हैं 10 होती है। एक्सेलरेशन को मैं 10 से ज्यादा ले लेता हूं, सपोज करता हूं 12 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? 12। तो n की वैल्यू मेरे को इस पर्टिकुलर केस में क्या मिलेगी? देखो m की वैल्यू m लिख लो, g 10 माइनस 12 यानी कि -2m। अगर मैं सपोज करता हूँ एग्जाम्पल में मास मैंने 5 kg का लिया है। कितना लिया है? 5 kg का नहीं, 50 kg का लिया है। कितने का लिया है? 50 kg का। तो 2 इंटू एम 50 कर दूंगा। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? माइनस का 100 न्यूटन आएगी कि नहीं आएगी? नॉर्मल रिएक्शन माइनस का 100 न्यूटन आई कि नहीं आई? नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन आ रही है, यानी कहने का मतलब ये कि इस पर्टिकुलर केस में जब ये एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो जाएगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस mg से बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे नॉर्मल रिएक्शन देख, कुछ बच रही है -100। नॉर्मल रिएक्शन कैसी आ रही है? माइनस का 100 न्यूटन, है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कुछ नॉर्मल रिएक्शन उल्टी, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन उल्टी लगेगी इस वेइंग मशीन पे 100 न्यूटन, और फिर वेइंग मशीन उसका रिएक्शन फोर्स देगी इस आदमी पे, और आदमी उछल के कहाँ चला जाएगा? उछल के यहाँ पे जो भी सीलिंग होगी ना, जहाँ पे भी ये लिफ्ट बंद हो रही होगी, आदमी उछल के इधर तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? इस पर्टिकुलर केस में बात समझ में आई? यानी एक्सेलरेशन अगर g से ज्यादा हो जाएगा तो आदमी पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और वो सीलिंग से स्टिक हो जाएगा। ये है आपका सेकंड केस। बोलो क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। पॉज कर ले और लिख ले। ठीक, ओके, लिख लिया? लिख लिया होगा आई थिंक। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है और ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं अपन इस टॉपिक पे जो बेस्ड है कि एक 70 kg का मैन है, स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैंने आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। एक 70 kg का आदमी यहाँ पे, एक आदमी खड़ा है वेइंग मशीन पे। ठीक है, अब क्या सारी वैल्यूज दे दी हैं जो अभी डेरिवेशन कराया है उस पर बेस्ड सवाल है। सिंपल एम की वैल्यू दे दी 70 kg। ठीक है, ये वेइंग मशीन है, खड़ा हुआ है लिफ्ट में, लिफ्ट है ये।
अब उसने केस ए बोला या केस 1 बोला कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with velocity 10 meter per second with constant velocity 10 meter per second। बोला कि फाइंड आउट द एपरेंट वेट ऑब्जर्व्ड बाय द वेइंग मशीन, है ना। 3 केसेस में निकालना है ना, जो भी वेइंग मशीन ने मेजर किया है वो वेट। तो देखो वेट होता है एन, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो हमारा एन की वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी नेट फोर्स 0 होगा, यानी एन माइनस एम जी हमारा 0 हो जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, है ना। पहली कंडीशन एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, यानी 70 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लेनी हो तो 9.8 ले लो, या जो भी लेनी हो ले लो, 10 लेना हो तो 10 ले लो, तो 700 न्यूटन आ जाएगा। कितना आएगा? 700 न्यूटन आएगा, नहीं आएगा? बात समझ में आई? ठीक है, तो 70 केजी जो हमने एपरेंट मास, अब ये तो हुआ एपरेंट वेट आया आपका, ये क्या आया आपका? एपरेंट वेट आया। बेसिकली एन आपने जो निकाला, ये एन आपका 700 न्यूटन जो आया, ये क्या आया आपका? एपरेंट वेट आया। आया नहीं आया? ऐसे ही एपरेंट मास निकालना हो तो एपरेंट वेट को डिवाइड करूंगा मैं जी से। तो एपरेंट वेट क्या है मेरा? 700, जी क्या है मेरा सर? 10, यानी 70 केजी। यानी फर्स्ट केस में एपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर ही आएगा, मतलब एपरेंट मास और एक्चुअल मास दोनों के सेम आएंगे। एपरेंट मास और एक्चुअल मास निकालना था हमको तीनों केसेस में, वेट नहीं। ठीक है, ठीक। दूसरा केस उसने दिया कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration 5 meter per second square। Lift is moving downward with acceleration 5 meter per second square। ठीक है भाई, नीचे की तरफ जा रही है तो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है। इस केस में हमारा जो n होता था वो m g माइनस a होता था नहीं होता था? हाँ सर होता था। एपरेंट वेट निकाल लेते हैं, फिर एपरेंट मास निकालेंगे। एपरेंट वेट ये होता था, मास की वैल्यू, या फिर डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला यूज कर लो ना। देखो मास एपरेंट चाहिए तुमको, मास एपरेंट इज व्हाट? एपरेंट वेट अपॉन जी। हाँ या ना? हाँ सर, एपरेंट वेट अपॉन जी। अच्छा चलो एक एक करके निकालो, मतलब नहीं है। ठीक है चलो, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आई आपकी? m कितना दिया है? 70 दिया है। g की वैल्यू कितनी दी है आपको? 10, माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 दी है, तो ये कितना आ गया आपके पास? 75 जा 350 न्यूटन। कितना आया? 350 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन आया 350 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन आया 350 न्यूटन, यानी मुझे पता चल गया ये क्या है मेरा? एपरेंट वेट है। क्या है ये मेरा? एपरेंट वेट है। ये अगर मेरा एपरेंट वेट है तो मेरा एपरेंट मास क्या आ जाएगा? एपरेंट मास मेरा आएगा एपरेंट वेट डिवाइडेड बाय जी, यानी 350 अपॉन 10, यानी 35 केजी। बोलो बात समझ में आई? यानी कि जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो आदमी का वजन 35 किलो हो जाएगा, जो आदमी 70 किलो का था, जब लिफ्ट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगी। सही है? सही है। तो इस तरीके से हमने एपरेंट वेट निकाला और एपरेंट
मास निकाला। पॉज करो और लिख लो, तीसरा केस भी है अभी, पॉज करो लिख लो। ठीक है, तीसरा केस इसमें बोला है कि लिफ्ट जो है, थर्ड केस बोला है कि लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, वही आदमी आपका खड़ा हुआ है वेइंग मशीन पे। वेइंग मशीन पे जो आपका नीचे लगता है, ऊपर लगते हैं फोर्सेस, और उसके बाद इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर आता है वो आता है mg+a। जब ऊपर की तरफ जाती है लिफ्ट तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला ये होता है। निकाल लेते हैं, चलो ये 70 दिया है, ये 10 है, ये 5 है, नॉर्मल रिएक्शन तो ये 15 आया, 15 से तो 1050 न्यूटन। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया, यानी कि ये आपका एपरेंट वेट आ गया बेसिकली, है ना। दिस इज योर एपरेंट वेट। ये एपरेंट वेट अगर है तो मास एपरेंट निकालना हो तो वेट एपरेंट अपॉन जी, यानी कि 1050 अपॉन 10, यानी 105 kg, 105 kg। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि नीचे जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो आदमी का वजन बढ़ जाएगा। 105 किलो हो गया, देखो हुआ नहीं हुआ, हो गया। यानी जो पढ़ा जो समझा हमने एक सवाल करके देख लिया और उसमें भी प्रॉपरली वैसे ही अप्लाई हो रही हैं चीजें, हो रही हैं नहीं हो रही हैं, हो रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टॉपिक था एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, जो आज हमने खत्म किया। ठीक है, इस पर बेस्ड और एक दो सवाल होंगे जो हम लोग अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा। बाकी इतना ही है इस टॉपिक में, और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके क्वेश्चंस वगैरह जो मैं अभी पेपर्स वगैरह बनाऊंगा नेक्स्ट यूटी का, तो उसमें इसके क्वेश्चंस होंगे, जरूर होंगे, तो अच्छे से इस लेक्चर को आप देखिए, है ना। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से जल्दी आता रहेगा, और अभी रेगुलर रहेंगे लेक्चर्स, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया था लेक्चर्स नहीं डाले थे, क्योंकि आप लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और स्कूल खुलने ना खुलने की बातें चल रही थी, तो लेक्चर्स में थोड़ा गैप हुआ। तो अभी से लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, तो आप बेफिक्र रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।